अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और इस दुआ के साथ हम सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप जहाँ भी हमें देख रहे हैं, नए साल में हम आपको बहुत अमन हो, बहुत आश्ती हो, सबके लिए नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए और प्यार लेके आए, ये दुआ करते हैं। और बात तो हम कर रहे हैं अमन की, अच्छे साल के आगाज़ की, लेकिन इस साल से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इलेक्शंस का क्योंकि साल है पाकिस्तान में, तो इसी तनाजुर में कुछ शिकवे शिकायत भी हैं जिनको एड्रेस करना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर जैसे जैसे साल प्रोग्रेस करे तो हमारे लिए अच्छे दिन आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक बहुत शिकवे कर रही है। ओवर द वीकेंड आपने न्यूज़ फॉलो ही की होगी, तो बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स उनके मुस्तरद हुए, इसका शिकवा करते हैं तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को गिरफ़्तार किया जा रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी नालाएँ शिकवा करते हैं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। और यही सारी कंप्लेंट्स लेके लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तदा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे और ये इस्तदा की उनके वकील शुएब शाहीन साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट जो इस असना में उनका केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे। अभी बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसको कहानी के अंदाज में आपको सुनाती हूँ। हमारी नुमाइंदा है मरियम नवाज़, उन्होंने पूरी की पूरी हमें बताया कि हुआ कुछ यूँ कि वकील साहब जो हैं शुएब शाहीन, वो जब पहुँचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में पहुँचे जहाँ मामूल के केसेस की समाअत हो रही थी। शुएब शाहीन साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि सर ये बड़ी अर्जेंट दरख्वास्त है, इसको समाअत के लिए जल्द मुकर्रर कर लें। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि कुछ ही देर बाद ब्रेक होने वाली है, आप अदालती ब्रेक के बाद यानी 11:30 के बाद आइएगा और उसके बाद फिर आपको सुन लेते हैं आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब अदालती वक्फ़ा हुआ तो उस दौरान शुएब शाहीन साहब, जिनके अपने कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए हैं, उन्होंने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना था अपील दायर करने उसके ख़िलाफ़, तो वो वहाँ चले गए। फिर अदालती ब्रेक ख़त्म हुई उस दौरान और बेंच बैठा हुआ था। ये पूछा भी गया कि कहाँ हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने तो कुछ इस्तदा करनी थी या तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके जो उन्होंने अदालत के सामने रखने थे। काफ़ी देर उनको बुलाया भी गया, लेकिन अदालती वक्त ख़त्म हो गया। उसके भी बाद बताया जा रहा है कि बेंच उनका इंतज़ार करता रहा। शुएब शाहीन साहब कहीं नहीं थे, उनका कोई एसोसिएट या उनका कोई उनकी जानिब से कोई वकील भी वहाँ पर नहीं था। जब ये देखा अदालत ने तो वो उठकर चले गए। बाद में पता चला कि शुएब शाहीन साहब जो कोर्ट रूम के बाहर, मतलब अहाते के बाहर मौजूद थे अदालत के, वो शायद कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे या कुछ यूट्यूबर से जिनसे बातचीत कर रहे थे, तो वो अदालत के अंदर ना आ सके। अब इसको बड़े मुख्तलिफ राय इसके ऊपर आ रही हैं, मुख्तलिफ पैराओं में देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शुएब शाहीन साहब ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इंतहाई अहम केस जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत रेप्रिकॉशंस भी हो सकते हैं और आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अगर इस सिलसिले में कोई उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता, उसको शुएब शाहीन साहब ने गवा दिया। और ये जो वकला के ज़रिए पूरी पार्टी मामला चलाने की बात है, इसके ऊपर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, कुछ इसके हक़ में तो कुछ मुखालफत में। अपने तजियाकारों के सामने भी हमने यही सवाल रखा है, लेकिन इससे पहले शुएब शाहीन साहब का भी मौक़िफ़ आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार साहिबा है उनसे बात हो गई है और जल्द ही उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि केस मुकर्रर हो जाएगा। लेकिन केस तो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा, बट ये जो अपॉर्चुनिटी मिस्ड है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या असर होगा और क्या ये जो स्ट्रैटेजी है कि वकला के ज़रिए पार्टी चलाई जाए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में प्रूव हो रही है या मुखालफत में? इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, महमल सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और टेलीफोन लाइन पर सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आपकी राय मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या वाकई गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आज जो शुएब शाहीन साहब ने मिस कर दी? सबसे पहले मैडम शेख, आप सबको और पूरे मुल्क को और जहाँ जहाँ हम सुने जा रहे हैं सबको नया साल मुबारक। अल्लाह करे ये साल पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह करे 25 करोड़ लोगों के लिए बेहतर हो, अल्लाह करे ये जो नफ़रत और तकसीम में हम घिरे हुए हैं इससे जान छूटे और ये जो हम मुआशी, सियासी, अदालती और आइनी बुरानों में है इससे जान छूटे। अल्लाह करे 8 फरवरी को इस तरह का इलेक्शन हो जाए कि अगले 5 साल कौम सड़कों पर ना रहे। और सबसे अहम मैडम शेख कि अल्लाह करे गाज़ा के लोगों के लिए कि कोई हालात बदले, उनके दिन बदले, बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ। और मैडम शेख
ये जो मुबारकबाद देते देते किस वो है ना शेर के किसको साले नौ की क्या मुबारक दी जाए, कैलेंडर के बदलने से मुकद्दर कब बदलता है, अल्लाह करे हमारे मुकद्दर बदलें। अब मैडम शेख इस पे आ जाएं कि जो वकला साहिबान हैं, जिस वक़्त ये चीफ जस्टिस साहब और बेंच इंतज़ार कर रहा था मोहतरम जनाब काबिल इज़्ज़त आली जनाब शोएब शाहीन साहब का, उस वक़्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस आके बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे और पीटीआई के 70% वकला मैडम शेख अब अपने इमेज, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी ज़ाती मशहूरी, मैं इमरान खान के करीब हूँ, अपने इलेक्शन और अपनी टिकटों पर फोकस करके बैठे हैं। वकला मैडम शेख इमरान खान साहब हैं जेल में, उनके पास 200 के करीब मुकदमे हैं और वो ज़ाहिर जेल में जितनी इनको वो टाइम मिलता है उसमें वो मुकदमे और वो सारे डिस्कस कर रहे होते हैं, समातें हो रही होती हैं। बाकी सारे ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक पहली तो ख्वाहिश होती है कि अडयाला जेल के बाद सबसे पहले मैं निकलूं और मीडिया को बताऊं कि आज मेरा कप्तान क्या कह रहा था, आज मेरे कप्तान ने कौन से कपड़े पहने हुए थे, कि क्या इस वक्त मोराल है, वो कौम को क्या कहना चाहता है, और उसने जो एक अहम बात मेरे कान में बताई और कहा कि ये तुझे बता रहा हूँ आगे मत बताना, वो मैं कभी फिर किसी दिन बताऊँगा। माशाल्लाह ये वकील अब नहीं रहे, 90% जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं ये वकील नहीं रहे, ये सियासतदान बन गए हैं और कानून से ज़्यादा इस वक्त सियासत में मुंह मार रहे हैं। और वजह भी उसकी एक सिंपल सादा सी है मैडम शेख कि अनडाउटेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नंबर 1 मकबूलियत है और टिकट इस वक्त तक, इस घड़ी तक लग रहा है कि जो कप्तान का या तहरीक इंसाफ का टिकट है वो डायरेक्ट असम्बली पहुँचाएगा। और अब कुछ तहरीक इंसाफ के जो मेन सियासतदान है वो तितर बितर हो गए हैं, तो लॉटरी निकली हुई है इन वकला की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये इस फ्रंट पे है और ऊपर से आपस में एक तो इख्तलाफात भी हैं। अब माशाल्लाह देखें बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन हैं और लतीफ़ खोसा साहब भी आ गए हैं, वो भी वकील हैं, दोनों वकील हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी वकील हैं, पंचोता साहब भी वकील हैं और पंजोता साहबान दोनों वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी टिकट होल्डर हैं खैर से, और ऊपर से मशवरे देने वाले एतजाज़ भाई भी हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। और मज़े की बात है कुछ बुशरा बीबी के करीब हैं बहुत, और वो सुबह दोपहर शाम उनको, कुछ इमरान खान साहब की बहनों के करीब हैं, कुछ इमरान खान साहब के लॉयल भी हैं और लॉयल वो दाना दुश्मन, वो अक्लमंद दुश्मन वाली बात है। अब मैडम शेख इन्होंने अल्लाह तवक्कल पे चल रहा है, ज़्यादा फोकस है कि मैं दुनिया को मेरा क्या मैसेज जाएगा, मैं क्या मैसेज पहुंचाऊंगा, और सब वो नहीं है वो जैसे कप्तान के सब वकील अपने अपने कामों में खोए खोए बाकी सारा कुछ वो मोए 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 वो वाली सूरत हाल है। खैर से पूरे का पूरा जो पार्टी है, पूरे के पूरे केस हैं वो मोए 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 वाली सिचुएशन में गुजर रहे हैं। और सबका सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस है, अदालत में अमली तौर पर कम और फोकस ज़्यादा अपने आप पे। अब सूरत हाल ये है कि ये तो खैर चलो 3 जनवरी मुकर्रर हो गया, फायज़ ईसा साहब की सरबराही कर रहे हैं और उसमें मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत शामिल हैं बेंच में। लेकिन आज जो एक एक लम्हा, एक तरफ बल्ले का सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कागजात कहीं जमा नहीं हो रहे, कहीं छीने जा रहे हैं, कहीं मुकदमे बन रहे हैं, कहीं तजवीज़ कुनंदे, कहीं तायद कुनंदे, कहीं रोले, और तीसरी तरफ ये है कि जो आरोज़ हैं, आरोज़ पे अब इन्होंने, इनके पास ये डेटा तो था कि कुछ हजार के करीब आरोज़ जो एमपी ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हुए केपी में और 2500 के करीब पंजाब में। जब इमरान खान ने इनको कहा कि आप इस पे बताएं कि किस किस अफसर ने खैर से कितने कितने वो ऑर्डर जारी किए, एमपीओ ऑर्डर जारी किए और कौन किसने लगवाया,
कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत सारा तहरीरी काम नहीं कर पा रहे, फोकस अपने पे है। अच्छा। और इसमें अभी कोई सिचुएशन नहीं होगी, आखिरी 2 जुमले, अभी इनका चल जाएगा सारा कुछ, क्योंकि अभी वो धक्का होता है ना, जैसे जवानी का धक्का, मकबूलियत का धक्का, वो लग रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब हो सकता है कोई केस ऐसा भी आ जाए कि जिसमें वाकई कानूनी जंग लड़नी पड़े, सियासी वकीलों को सियासी ना होना पड़े, उसमें फंस जाएंगे, फिर फंस जाएंगे। लेकिन महमल, भट्टी साहब की हर बात अपनी जगह, बट इस वक्त तक जिस तरह से केसेस में एक के बाद एक, और ये जसारत करना भी कि वो मामूल के केसेस सुनते हुए सामने आ जाएं और रोस्टम पर आके कहें सर ये मेरी इस्तदा सुन ले, ये भी कोई वकील है और पाए के वकील हैं तो उनकी है इतने गट्स, वरना अगर सियासतदान होते तो बेचारे कहाँ कोई पूछता है। तो ये प्रो भी है, बट प्रो ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? देखिए अलीना, ये जो आपने जिस तरह इंट्रो भी दी, जो सारा वाकया भी बयान किया, ये भी कुछ दिन पहले एक पीटीआई के वकील साहब से किसी ने पूछा कि केसेस वगैरह का क्या बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि आजकल केसेस पे फोकस कहाँ है वकीलों का, सारा फोकस तो उनका टिकटॉक के ऊपर है, जो सारे इधर टिकट लेनी है नहीं लेनी क्या चीज़ है, उससे मुताबिक है जो लीडरान के केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताती चलूँ कि पीटीआई के जो कुछ लोग जो छोड़ चुके हैं, पुराने बड़े सियासतदान हैं पीटीआई के, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो वकीलों को हमने अपनी पार्टी यानी अपनी पुरानी पार्टी की बात करें, तो उन्होंने कहा जिस तरीके से वकीलों को हैंड ओवर करके दे दी गई है ना, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सियासतदान का काम होता है कि मैसेज के साथ एक उनका कनेक्शन होता है, और ये जो वकील हैं ये ज्यादातर बार पॉलिटिक्स, इनकी एक व्हीलिंग डीलिंग, इनकी चीजें फर्क होती हैं, तो इनको पार्टी जो इनके हवाले कर दी गई, इसका एक सियासी नुकसान बहुत होगा। और अगर ये पार्लियामेंट के अंदर आगे, आप बेशक सियासतदानों को, उन्होंने मुझे कहा आप बेशक सियासतदानों में लाख कमजोरी होगी, उन्हें बुरा भला कहें, लेकिन जो वकला हैं जिस दिन ये पार्लियामेंट में आए, ये जिस तरीके से इनको टिकटें मिल रही हैं और ये पार्टी पूरी हैंड ओवर हो रही है, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन ललीना, मैं एक और चीज की तरफ भी जो है मेरे ख्याल में हमें जरूर वो देखना चाहिए एक पॉइंट, ये क्या वजह है कि जो बार बार ये कहा जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है और हम भी इधर बात करते हैं कि जी पेपर्स नहीं छीने जाने चाहिए, या जो स्टेट का जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप इस चीज पर गौर करें कि क्यों कहा जा रहा है बार बार कि जी जुडिशरी से आरोज हों। हालांकि 2013 में तो जुडिशरी के आरोज का इलेक्शन इनको मंजूर नहीं था पीटीआई को, आपको मालूम ही है कि 126 दिन का धरना भी हुआ किस तरीके से, और वो कहा जाता था कि रिगिंग है, ये है वो है। लेकिन असल मसला अलीना ये है कि ये जो आरओस की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली ये जो वकील हैं ये सारे के सारे बार पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट यानी जो हायर जुडिशरी है उसके ऊपर एतमाद नहीं, उनके खिलाफ ये कैंपेन है कि जस्टिस काजी फैजीसा के खिलाफ चला रहे होते हैं, उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, आपको एतमाद है दूसरी लोअर जुडिशरी के ऊपर या जो आरओस अगर जुडिशरी, किस वजह से? वो इस वजह से कि ये सब वकीलों को ये मालूम है कि जब ये आरओस बैठेंगे तो हमारे आगे तो ये एक लफ्ज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारे सीनियर हैं, ये बार पॉलिटिक्स में भी सीनियर हैं, इनके आगे तो ना वहाँ का सेशन जज कुछ कह सकता है, ना मजिस्ट्रेट कुछ कह सकता है, ना कोई और। आपको पता है इनकी धौंसी बड़ी होती है। तो वो जो चीज़ें, अब वही लोग जो है हमें ट्वीटें करके बता भी रहे होते हैं कि जी हफ्ते के दिन जो है वो अदालत खुल गई, या रात को बैठ गए, या इतवार की रात को जी है ये अहकामात जज साहब ने दे दिए, ये फलानी चीज़। यानी एक तरफ उनको वहाँ से मिल रहा है रिलीफ, नहीं मैं कहूँगी वहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल रही, क्योंकि इनकी बार पॉलिटिक्स में भी एक हैसियत है। तो यानी कि पीटीआई का एक लॉयर्स विंग तो था, एक जजेस विंग भी बन रहे, मजिस्ट्रेट विंग भी बन रहे, तो ये सारी चीजें भी हो रही है। तो इसके अंदर जो सियासतदान है पीटीआई के, वो ये समझते हैं कि वकला की इस तरह की चीज आना एक नुकसानदेह है, क्योंकि इवेंचुअली ये चाहेंगे भी नहीं कि लीडरान बाहर आए। ये उनके शायद केसेस भी पता नहीं सही तरीके से करते हैं कि नहीं, उनको है कि जब तक इलेक्शन हो तक, जब तक इलेक्शन में ताकि ये टिकटें लेकर ये इलेक्शन लड़े, ना कि ये कि लीडरान बाहर आकर तो वो चीजें करे। ऐसी बातें भी प्राइवेटली ये करते हैं। और दूसरा अलीना, देखिए जिस तरह का एक हमने देखा है कि ठीक है हम रियासत की जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, या जो वो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस आता है, उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। लेकिन जो एक झूठ, एक प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ भी तो एक इलेक्शन रिगिंग का हिस्सा है ना। मतलब हम यहाँ हमेशा बात करते हैं, यहाँ पर कब होता था कि जब इमरान खान साहब ताकत में थे तो वो अनपॉपुलर थे, जैसे ही वो बाहर गए यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो पॉपुलर हुए। पॉपुलर कैसे हुए? झूठे नैरेटिव के थ्रू ही हुए ना। तो ये वो भी जो सारी चीज होती है, इसको
भी हमें सोचना चाहिए कि ये भी एक प्री पोल रिगिंग का एक हिस्सा ही होता है, झूठा बयानिया बनाकर और इस तरह की चीजें करना। और अलबत्ता इस वक्त जो ये वकीलों वाली सारी चीज चल रही है, मेरे ख्याल में ये अभी तो उनकी स्ट्रैटेजी तो यही है कि शायद लीडर्स ना लड़ सकें, उनको अरेस्ट ना कर लें, वकील दो धमाके से कर ले, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वकला खुद भी क्या चीज कर रहे हैं और क्यों बार बार इसरार भी जो कर रहे हैं जुडिशरी के आरोप के ऊपर, वो भी एक वजह ये भी है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक हमने दे दी है, उसके बाद सोहेल वड़ाइद साहब और सलीम साफ़ी साहब की राय जानेंगे। वकला के जरिए पार्टी चलाने की हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद रही है या उनको नुकसान पहुंचा रही है? अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये जानने की कोशिश करें। सोहेल वड़ाइद साहब, आपकी राय क्या है? क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ऐसे माहौल में जहाँ पर सियासतदानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, पतली गर्दन उनकी लग रही है, तो वहाँ पर वकला कुछ अलाइव रखे हुए हैं पार्टी को और ऑप्शन भी कुछ नहीं है। देखिए अलीना, मैं जब ये आजकल की पीटीआई को और आजकल के जो वकला पीटीआई की हमायत कर रहे हैं उनको देखता हूं तो मुझे ये चीज ज़हन में आती है कि जो विक्टिम की साइकोलॉजी होती है ना, बड़ी डिफरेंट होती है आम नॉर्मल आदमी से। और हमारी जो सियासी पार्टियां माजी में विक्टिम रही हैं, मुझे उनसे भी मिलने का, उनको देखने का, उनकी हालत ज़ार जो है उसको जानने का माजी में तजर्बा रहा है। और आजकल भी हम उनके हालत ज़ार पर, उनके ख्यालात पर को देखते रहते हैं। विक्टिम साइकोलॉजी में सबसे पहला जो इफेक्ट होता है नेगेटिव, वो ये होता है कि आपको दोस्त दुश्मन की जो पहचान है वो ख़त्म हो जाती है। मसलन आपको ये पता लगता है कि अब आपको अपने दोस्त जो है वो भी कोई हकीकत की बात करें तो आपको लगता है कि ये कोई साजिश कर रहे हैं, ये कोई आपके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। अब सारे मुल्क को ये पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए चंद फैसले दिए हैं, उसकी वजह से उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पीटीआई की अभी भी उन पर यकीन नहीं है, अभी भी साजिशी थ्योरी पे यकीन करते हैं। मसलन जनरल बाजवा साहब थे, बहुत मोहसिन थे पीटीआई के, और जब तक वो आर्मी चीफ रहे पीटीआई के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनको क्या किस किस नाम से पुकारा गया, मीर जाफर, मीर सादक, और जो है इसी तरह आप वो देखें कि जो जर्नलिस्ट जो है वो कुछ थोड़ा सा भी हकीकत को टच करता है, अगर वो पीटीआई का भी सपोर्टर हो तो उस पर भी जो है वो साजिश की और लगनी शुरू हो जाती है। तो ये मुझे ये अंदाजा है कि जो महरूम कौमियतें हैं वो भी ऐसा ही समझती हैं। जैसे मसलन हमारे यहाँ बलूचिस्तान या पख्तून इलाके में या सिंध के इलाकों में कोई पंजाबी जो है उनके हक में भी बात करे तो वो शक करते थे कई दफा कि ये भी कोई दरअसल फौज की कोई साजिश होगी कि जो ये बात कर रहे हैं। तो इसी तरह इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है। मुझे याद है पीपल्स पार्टी भी हर वक्त जब वो विक्टिम थी तो उसको लगता था कि हर वक्त हमारे खिलाफ ही सब साजिशें कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इस कंडीशन से नहीं निकलते आप सही तज्जिया नहीं कर सकते और आप सही हालात हाजरा जो है उसको भी नहीं जज कर सकते। तो अगर जाहिर है जिस तरह से हमने हमेशा से देखा कि भुट्टो साहब का जो केस था वो एक सियासी केस था, हम उसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो वकला होते हैं उनको सीरियसली लीगल इश्यूज जो है उनके ऊपर ही राय देनी चाहिए। उनको वो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये वो सियासी इश्यूज जो हैं वो सियासत के मैदान में डिस्कस हों, सुप्रीम कोर्ट में लॉ पॉइंट्स के ऊपर और लीगल इश्यूज के ऊपर बात करें, चाहे फैसला उसको सियासी आ जाए या उसके सियासी मुज़मरात हों। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि जब भी वकीलों को आप लाते हैं हुकूमत में, हमने देखा कि जब भी वकील आए या जब भी वो हुकूमत की उन्होंने मशावरत की, एक तो ये होता है कि वो चूंकि अदालतों में पेश होते हैं तो उनको ये सारा मद्देनजर रखना पड़ता है कि मैं अदालत में पेश होऊंगा तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ इसके क्या असरात होंगे। दूसरी तरफ अब उनको इलेक्शन भी लड़ना है और उनको पीटीआई का टिकट भी लेना है, तो फिर आप वो ये भी मद्देनजर रखते हैं कि टिकट कैसे मिल सकता है। जैसे भट्टी साहब ने कहा
कि जी उनको अपनी इमेज की भी सबको फिक्र पड़ गई है कि हम अब ट्विटर पर और फेसबुक पर और अखबारों में हमें कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो पीटीआई चेयरमैन को हो रहा है। वो सबसे ज्यादा पीटीआई की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसको नुकसान हो रहा है कि जब आप दोस्त दुश्मन की सही पहचान ही नहीं कर सकते और आप एक साजिशों थ्योरी में उलझे रहते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि दोस्त आपकी मदद नहीं कर पाता और दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो यही इस वक्त पीटीआई की सूरत हाल है। सुहेल साहब, ये बताइएगा इससे बेहतर क्या हो सकता था, क्योंकि इस वक्त जब हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो लीडरान हैं वो ज़ेर अताब हैं, तो फिर यही ऑप्शन बची थी? नहीं, देखें, बड़ा आसान था तरीका। होता यह है, मैंने पहले भी मिसालें दी हैं इस प्रोग्राम में कि देखें जनरल मुशर्रफ थे ना, तो बीबी ने क्या किया कि मखदूम अमीन फ़हीम को आगे कर दिया, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात थे। हमने देखा कि नवाज शरीफ ने जब जद्दा में थे तो शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत होती रहती थी, वो उनके फेवरेट थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मुश्किल हालात आते हैं, हम भी हमारे घरों में भी या हमारे अदारों में भी, तो हम ये करते हैं कि हम ऐसा बंदे को अपना लीडर बना लेते हैं जो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो और हमारे जो मुखालिफ हैं उनके लिए भी काबिल कबूल हो, ताकि बातचीत तो शुरू हो। तो ऐसे लोग थे, परवेज लाई थे, शाह महमूद कुरैशी थे, इस तरह के और से भी लोग थे जो इमरान खान के भी बड़े पक्के लायलिस्ट थे और एस्टेब्लिशमेंट को भी शायद उनसे कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना होती, तो उनको सामने लाना चाहिए था। तो ये एक तरीका था जिससे रास्ते खुल जाते। और मतलब मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती है कि पीटीआई को जो है एज ए पार्टी बेचारी रिडंडेंट हो जाए, या उसके लोग जो है हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल ना कर सकें या उनके कागजात छीने जाएं। लेकिन साथ ही साथ सियासी पार्टियां जो है उन्होंने तो रास्ता देना होता है पूरे मुल्क को। तो अगर वो अपनी पार्टी को के अंदर रास्ते नहीं देंगे तो फिर कैसे कामयाब होंगे? सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे एक और सवाल निकलता है, मैं वापस आती हूँ इसके ऊपर। अच्छा, एक मिनट भट्टी साहब, आई अंडरस्टैंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपका कमेंट भी जानेंगे, सलीम साफी साहब का तज्जिया भी आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी सियासी हिकमत अमली के ऊपर हम बात करें। भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैडम शेख, जो बड़ा इम्पोर्टेंट वो पॉइंट उठाया सुहेल साहब ने, और वो कि इमरान खान का क्या बनेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान पिछले 4-5 महीनों से जेल में है और जितना उनका राब्ता है बाहर वो इन वकीलों के ज़रिए है जो इस वक्त पार्टी के हैं या उनकी फैमिली के ज़रिए है। अब सूरत हाल ये होती है कि जो अंदर भी जब ये उन वकला से पूछा जो मैंने कोर्ट रिपोर्टर्स थे या जो इमरान खान की फैमिली उनसे पूछा, उधर भी इनका सारों का यही ख्वाहिश होती है कि एक के बाहर जाकर सबसे पहले बड़ी खबर मैं दूँ, असल तर्जमान मैं हूँ इमरान खान का, असल पार्टी का तर्जमान मैं हूँ, असल एंटी एस्टेब्लिशमेंट मैं हूँ, और जो मेरा साथ दूसरा खड़ा है ना वो जो है उसके राबते हैं बैकडोर पे। एक ये, दूसरा ये कि पार्टी, अब वो कहते हैं जी पार्टी का वाइस चेयरमैनी के लिए भी बड़ी लड़ाई हो रही है। अच्छा, तीसरी ये है कि इमरान खान साहब को 5 स्टोरियां एट ए टाइम बताई जाती हैं कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये, और 5 अलग-अलग। और मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल है कि शेख रशीद साहब के मुकाबले में पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा होगा कि नहीं। मरवत साहब इस पे कह रहे हैं कि बिल्कुल खड़ा करेंगे हम, वो जा चुके हैं, और मैं अभी मेरी असल इमरान खान साहब से बात हुई है। खोसा साहब कह रहे हैं उनके साथ हमारे तल्लुकात हैं, वो रहेंगे। गौर साहब कह रहे हैं कि मैंने अभी इमरान खान से इस बारे में राय ही नहीं ली। शुएब साहब कह रहे हैं कि हम एक इजलास करेंगे उस पर, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल है, तो जो नुकसान, जैसे सुहेल साहब कह रहे थे ना, नुकसान हो रहा है वो क्योंकि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है इमरान खान को, और फ्यूचर में बहुत सारे काम हो सकते थे बेहतर जो नहीं हो पा रहे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तब भी सामने आई जब वो अलीमा खान और बुशरा बीबी वाली, तब आपने हमें खबर बताई थी सारी। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, जो हम बात करें उसी तनाजुर में गौहर खान साहब जो नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनसे मुतालिक तो कहा जाता है कि वो बड़े करीबी ताकतवर हलकों के हैं, गुड बुक्स में भी हैं, न सिर्फ कानूनी महाज पे बल्कि सियासी मामलात पे भी जो तलखियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि नहीं एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, या आप हक में हैं कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था? नहीं, देखिए, इसमें असल बात ये है कि जो भट्टी साहब के मुंह से एक बात निकली कि वो अब वकील नहीं रहे, सियासतदान बन गए, तो इसका मतलब ये है कि वकालत एक और सियासत एक और पेशा है। जिस तरह एक सहाफ़ी वो हर किसी से मिलता है, हर पार्टी की अच्छाई को अच्छाई कहता है, बुराई को बुराई कहता है, तो यही रोल वकला से भी एक्सपेक्ट की जाती है। जब आप वकीलों से पूछते हैं कि यार आप तो कल नवाज शरीफ के वकील थे, आज इमरान खान के वकील हैं, परसों जरदारी के वकील थे, तो वो यही जवाब देता है कि भाई मैं तो वकील हूँ प्रोफेशनल, और मैं तो हर किसी का केस लड़ूंगा। अब वकील, एक तो मेरे ख्याल में एक वकील को सहाफ़ियों की तरह किसी एक पार्टी के साथ नती नहीं होना चाहिए, और ये मुनासिब नहीं लगता। अगर वो किसी पार्टी के साथ नती होना चाहता है तो फिर उसको वकालत छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो लोग हैं ये पीटीआई के वर्कर्स के लिए और पीटीआई के ज़ैली तंजीमों के लिए सारे के सारे अजनबी हैं। वो बड़े अच्छे हैं होंगे, बड़े शरीफ और नफीस होंगे या बड़े बहादुर होंगे, लेकिन आज से 1 साल पहले इन वकीलों में कोई पीटीआई का जिली ओहदेदार भी नहीं था, कोई उनके कोर कमेटी का मेंबर भी नहीं था, बल्कि लतीफ़ कोसा साहब तो कल तक पीपल्स पार्टी में थे। तो एक तो ये है कि इनका अपने वर्कर के साथ राब्ता बनना और उनका इन पे एतमाद करना ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर तीसरी बात इसमें ये है कि वकील बुनियादी तौर पर नोट कमाने के माहिर होते हैं, वो वोट समेटने के माहिर नहीं होते। सियासतदान की नज़र वोट पे होती है, वकील की नज़र नोट पे होती है। और फिर अब उसमें एक छोटा एलिमेंट इन सब वकीलों के बारे में, क्योंकि माजी में वो सियासत में फ़ाल नहीं रहे, तो उनमें से हर ग्रुप पे शक किया जाता है कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड है, शायद ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड है, और तीनों या चारों ग्रुप जितने भी हैं वो एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इस इल्ज़ाम में कुछ न कुछ हकीकत भी है। कुछ लोग वाक़अतन कहीं किसी जानिब से उनको ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया है, तो इसलिए न वर्कर पूरी तरह किसी एक पे एतमाद कर सकता है, और शायद न इमरान खान साहब किसी एक पे पूरे एतमाद कर सके। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल जो इसमें गलती हुई है वो ये है कि आवाम और लीडरशिप के दरमियान राब्ताकार सेकंड टियर के पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, लेकिन वो कला कभी नहीं हो सकते। वो कला की एक अलग जिंदगी होती है। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने सियासत में देखी है बड़ी मिसालें, फवाद चौधरी साहब, रजा रब्बानी साहब, एतजाज एहसन साहब, लतीफ़ खोसा भी आपने अपना नाम दिया, खुद लिया नाम। ये तो बड़े नाम है सियासतदान में सर, और वकालत में भी। नहीं, उनका ये है कि कुछ लोगों का, वैसे तो आप फिर ये कहेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील बिल्कुल, लेकिन वकील एक तो ये कि जब उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और अपनी जिंदगी का ये मिशन बनाया, तो फिर वो वकालत उनके लिए सेकेंडरी चीज रह गई। लेकिन उसमें ये तो नहीं था कि मुस्लिम लीग का सदर हो के या सरबरा हो के और क़याम पाकिस्तान का रूह रवां हो के वो फिर जाके गांधी का केस भी लड़ते, वो फिर जाके कांग्रेस का केस भी लड़ते। फिर ये चीजें तो साथ साथ नहीं चल सकती ना कि आप दो, मसलन अभी लाहौर से जो एक मशहूर वकील है, तो आज से कुछ अर्सा कबल तक उनकी ज्यादा तारुफ इस हवाले से थी कि वो नवाज शरीफ के केसेस लड़ते थे। सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जी, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। या लतीफ़ कोसा साहब का माजी क्या था, माजी करीब तक तो वो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन थे, सारी जिंदगी उन्होंने पीपल्स वहाँ से इस्तेफादा किया है। तो वो जो फवाद चौधरी या उनकी वकालत वो कुछ अरसे के लिए थी, और फिर आपने देखा होगा कि जब वो फिर हमवक्ती सियासतदान बन गए थे। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो हमवक्ती वकील थे और जुज़ वक्ती ये सियासत कर रहे थे।
इंटरेस्टिंग। इसी के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक मैं लूँगी, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर भी बात करेंगे और एक और दिलचस्प सवाल भी है एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से बड़े जब भी इलेक्शंस उन्होंने कंटेस्ट किए हैं और लियारी से ख़ास तौर पर वो उसको अपना घर कहते हैं और यहीं से उन्होंने पिछले इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए थे, लेकिन इस बार गैर मामूली तौर पर उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। अब इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। नेचुरली नून लीग, जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है लाहौर में, वो कहते हैं कि बिलावल साहब आप देखें आपने कराची का हाल क्या किया और सिंध में क्या किया है जो आप लाहौर आ रहे हैं। बट सवाल ये बनता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी का अपना घर कराची छोड़ के लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला कैसा है और इसकी वजह क्या है? सुहेल वड़ाइद साहब। एक तो देखें, मेरा ख्याल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी, जुल्फ़कार अली भुट्टो भी जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़ते रहे और बिलावल का लाहौर से इलेक्शन लड़ना बड़ा सिंबॉलिक है, मुश्किल भी है। जाहिर है यहाँ पे इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं इत्तेफाक करता हूँ कि लियारी से भी जो भुट्टो फैमिली है इसमें से किसी को या जरदारी साहब को या किसी को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अपना हल्का छोड़ना नहीं चाहिए। पिछली दफा कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि पीपल्स पार्टी वहां हार गई, लेकिन अब भी पीपल्स पार्टी की बड़ी वहां सॉलिड सपोर्ट जो है मौजूद है। और दूसरा, इलेक्शन हारना जीतना अहम नहीं होता। ये तो इलेक्शन में एक बंदे ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। सवाल ये होता है कि आपने वहां के लोगों के साथ एक राब्ता होता है, आपका उन पर एतमाद होता है, आपने उनकी खिदमत की होती है, उसका रिटर्न भी मिल रहा होता है और आपने मुस्तकबिल में भी उनके साथ चलना होता है। तो इसलिए ये जो लियारी वाली नशिस्त थी, ये तो 70s से पीपल्स पार्टी की नशिस्त चली आ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि इनका ये जो रिट्रीट है ये ठीक नहीं है, इसका अच्छा असर नहीं पड़ा। इसमें किसी ना किसी, अगर वो खुद नहीं लड़ना चाहते थे बिलावल, तो आसपा को टिकट दिया जा सकता था। बिलावल का लाहौर से लड़ने की वजह क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को बड़ा शिद्दत से यह एहसास है कि पंजाब उनसे खो गया है और पंजाब में उनकी प्रेजेंस नहीं रही, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह यह है, कहते हैं कि जब आपने नून से सुलह कर ली तो फिर जाहिर है पार्टी की जो पंजाब के अंदर थी उसको प्रॉब्लम पहुंचा। दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी जो थी वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, जब आपने एस्टेब्लिशमेंट से भी सुलह कर ली तो वो भी आपका जो फोर्टे था वो खत्म हो गया। और तीसरी बात ये थी कि कभी भी सियासी जमातें इस तरह से खत्म नहीं होती इन वजूहात से। प्रॉब्लम ये हुई कि जब यूसुफ रजा गिलानी और जरदारी साहब की जो हुकूमत थी, उसके 5 साल में पंजाब बहुत इग्नोर हुआ और पंजाब जो था उसने, जब उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो कोई उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो इसलिए आप उस इलेक्शन के बाद से देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सेंट्रल पंजाब में तो टोटली स्वीप हो गई। और फिर चौथा फैक्टर जो था वो पीटीआई का राइज था, कि पीटीआई का जब राइज हुआ तो हमारे यहाँ पंजाब में पर्टिकुलरली बस 2 ही पार्टियां होती हैं जो मेन राइवल होती हैं, तीसरी पार्टी का पंजाब में गुजारा नहीं होता। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि बिलावल कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी दे सकते हैं फिर पीपल्स पार्टी को, और फायदेमंद होगा या नहीं? सर अगर मुख्तसरन प्लीज। मेरा ख्याल है कि बिलावल के अंदर बड़ा टैलेंट है, यूथ है, लेकिन मेरा उनसे पहले भी लिख के भी मैंने सवाल किया, आज भी दोहरा रहा हूं कि भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई, सारे लोगों को लेके आए। बेनज़ीर भुट्टो ने भी नए लोग जो है वो पार्टी में लाए। बिलावल साहब तमाम तर खूबियों के बावजूद अभी तक क्या कोई नया वोटर ला सके हैं पीपल्स पार्टी में, या पुराना ही वोटर चला रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई नया वोटर लेके आए हैं। तो उन्हें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कोई नया वोटर भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये मसला है महमल। देखिए अलीना, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक ज़माने में पंजाब इनका गढ़ होता था, लेकिन हमने देखा कि सिस्टमैटिकली बहुत सारी वजूहात की वजह से पीपल्स पार्टी को यह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी किया गया। कुछ उनकी अपनी भी गलतियां थी, लेकिन एक सिस्टमैटिक चीज़ भी हुई थी।
फिर हमने देखा कि 2008 से लेकर 2023 तक पीपल्स पार्टी के ऊपर, और ये दुरुस्त है ये बात कि पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे कि उन्होंने पंजाब को इग्नोर किया, और उनको हालांकि लोग ये कहते रहे कि आप एक फेडरेशन की जमात हैं तो आप सिंध के अंदर जो महदूद हो गए हैं, ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। क्योंकि जाहिर बात है अगर कल को आपने दोबारा फेडरल गवर्नमेंट बनानी है तो पंजाब भी बहुत अहम है, वैसे भी पंजाब के अंदर हमारी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, हमारी प्रेजेंस भी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब जो लाहौर से कंटेस्ट करें, और ये एक मुश्किल सीट है एलिना, घर की सीटें तो आसान होती है ना, वहां से लड़ना आसान काम होता है, ये एक चैलेंजिंग सीट है। यहाँ आकर लाहौर में आकर लड़ना ये एक सिंबॉलिक चीज भी है, और दूसरी चीज ये कि बेसिकली ये मैसेज दे रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वापस पंजाब के ऊपर फोकस करना चाहती है और करेगी। एक चीज मैं जरूर अलबत्ता पीपल्स पार्टी के लिए भी यहाँ कहना चाहूंगी कि देखिए पंजाब जो है वो बहुत मुख्तलिफ है बाकी सूबों से। पंजाब का जो वोटर है और हमारी जो सियासत है वो गवर्नेंस ड्रिवन सियासत है, यानी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर चौधरी परवेज इलाही आते हैं 2002 में तो वो कहते हैं कि 97 के शहबाज शरीफ से बेहतर डिलीवर करना है ताकि लोग मुझे याद रखें। अगर शहबाज शरीफ वापस आते हैं 2008 में तो वो कहते हैं मैंने परवेज इलाही से बेहतर डिलीवर करना है ताकि वापस आऊं। हाँ, बुजदार साहब जैसे जब लोग आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा लीडर झूठ बोलेगा, झूठा बयानियां बनाएगा, हम वैसे ही जीत जाएंगे, इसलिए वो परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। लेकिन केयर टेकर सीएम भी आते हैं, मोहसिन नकवी साहब भी, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त गवर्नेंस के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर उनका फोकस है। आप पूछ ले पंजाब के लोगों से, बातें यही हो रही है कि वो इतना। मैं भट्टी साहब से पूछना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ उनसे ट्रिक सवाल, क्योंकि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अलीना से लास्ट लाइन वो ये है कि सिंध में ये जो अगर पंजाब में कमबैक करना है पीपल्स पार्टी ने, तो लोग यहाँ पर सिंध का हाल, कराची का हाल बताते हैं। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन में पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विजिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत मैटर करता है, डेवलपमेंट बहुत और गवर्नेंस बहुत मैटर करती है, परसेप्शन। तो मेरे ख्याल में इनको सिंध में जब अगर इनकी अगली हुकूमत आती है तो इनको काम करना चाहिए ताकि बाकी जगह ये लोग अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कायम कर सकें। ठीक है महमल, आपका पॉइंट आ गया। बट भट्टी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, भट्टी साहब, सोहेल साहब ने, महमल ने वजूहात बयान की, आप यकीनन अब नहीं करेंगे, लेकिन साथ ये भी बताइएगा, जैसे खदशा जाहिर कर रहे हैं बड़ा मुश्किल हल्का होगा ये बिलावल के लिए, अगर नहीं यहाँ से जीतते तो उसका बैकलैश भी होगा, फिर क्या? पहली बात तो ये है कि साल 2024 के पहले दिन ही महमल और बकौल आपकी आवाज़ में, महमल आपने जो जुल्म किया है ना बुजदार को फिट करके मेरे सवाल में, आपको क्या पड़ी रहती है कि हर वक्त इमरान खान के झूठ और बुजदार, बाकी सारे सच बोल रहे हैं आपके ख्याल में? यानी सर हमें पता है आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम उनको जरूर फिट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, मैं जरा मेरी बात सुन ले, मैं अच्छा, दूसरी बात है 2024 का पहला दिन है मैडम शेख, और इल्ज़ामिस्तान, मसाइलिस्तान और सोहेल भाई का तजादिस्तान मुल्क है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहतरम अता तारड़ और मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहतरम फैसल करीम कुंडी, उनको हमने सामने लाकर एक सवाल जोड़ा है, घड़ा है और अब पेश कर दिया है। मैं कुर्बान जाऊं, यहीं मुझे आज मैडम शेख आपके यानी मैं, आप सारों ने अपनी अपने कर रहे हैं तो मैं भी ये करना चाहता हूँ आज कि फरमाया है उस नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आज़म बनकर क्या करेंगे, कुंडी साहब ने फरमाया। यानी अब सवाल देखो कुंडी साहब का, गलत बात कर दी ना उन्होंने, भट्टी साहब हर्ट हो गए। भाई 101 दिन मेरा महबूब कायद दोबारा फिरेगा पूरी दुनिया, इस उम्र में वजारत उज़्मा की लॉटरी निकलना 72-75 साल की उम्र में, जब बंदे के रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, बीमार होता है, परेशान होता है, उसमें माशाल्लाह एक बनी बनाई हुकूमत मिल जाए और नीचे इसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे और बाकी सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब संभालेंगे, तो आप ऊपर फिरेंगे, दुनिया में गप्पे मारेंगे और महफिलें सजाएंगे। और वैसे बिलावल भुट्टो पहली बार वज़ीर आज़म बनकर क्या करेंगे, सिवाय एक इदारा जो आपने कहा है पूरे मुल्क पंजाब में करेगा, इसके अलावा बिलावल ने कराची में कौन सा तरक्याती काम कराया जो लाहौर आ गए, ये फरमा रहे हैं अता तारड़ साहब। मरियम नवाज साहबा 5 हलकों से इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ क्या उन्होंने क्या तरक्याती काम करवाया है जनाब मोहतरम तारड़ साहब? और शहबाज शरीफ कराची चले गए थे, वहाँ उन्होंने क्या कराया? और मौलाना साहब DI खान और पशीन तक चले गए, वहाँ उन्होंने क्या करवाया? कौन से तरक्याती कामों पर ये आप करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? तो खैर से सारों का जुगाड़ लगा हुआ है मैडम शेख, दाव लगा हुआ है। ये मुल्क है जरखेज चरागाह, इन्होंने ही चरना है।
और नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी करनी है, तो जहाँ से जी चाहते लड़े, जो जीते जो हारे, फ़र्क पड़ना कोई नहीं है। वैसे हमने तो वही करते रहना है, 2023 में भी 2024 में भी, मोए 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 मोए। ओके, लेकिन ओके जी, लेकिन बेशक काबिल अमल है या नहीं है ये एक अलग डिबेट। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने अभी तक इलेक्शंस के लिए अपना मंशूर पेश किया है। बाकी सारी जमातों का हम सुन ही रहे थे कि इजलास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। अच्छा जी, साफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम साफी साहब जल्दी से बता दीजिएगा। ओके सलीम साफी साहब जल्दी से बता दीजिएगा, बिलावल जो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों ये फैसला किया और क्या ये अच्छा फैसला है? देखिए, बुनियादी वजह तो वो गिल्ट है जिसकी तरफ शहर वड़ाई साहब ने इशारा किया कि अमलन पीपल्स पार्टी महदूद हो गई है सिंध तक और मुस्लिम लीग महदूद हो गई है पंजाब तक। इसलिए दोनों लीडर इस तासुर को ख़त्म करने के लिए बिलावल साहब लाहौर से लड़ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा के एक हल्के से कागजात जमा कर दिए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ इलेक्शन लड़ने से उन सूबों के एक एक सीट से ये तासुर ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए इन जमातों को और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह उनको सिंध पे नज़र होती है, इसी तरह तमाम सूबों पे नज़र रखनी होगी, और जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने पंजाब पे नज़र रखी होती है, इसी तरह उनको बाकी सूबों को भी वो फिक्र करनी होगी। इस हवाले से अगर देखें और हम इंसाफ की बात करें तो कंपेरेटिवली पीटीआई, जमात इस्लामी और जेयूआई वगैरह जैसी जमातें वो सब मुल्क में कम और बेश यकसा असर रखती हैं और सब पे यकसा तवज्जो देती हैं। लेकिन खैर फिर भी इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, अगर क्योंकि कौमी जमातों के एक ये फायदा होता है कि वो कौमी वहदत की और फेडरेशन को एक रखने की एक वसीला होती हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप पंजाब में आती है और ये नवाज शरीफ साहब वहाँ जाते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इन दोनों को चाहिए था कि बलूचिस्तान के गवादर और कुर्बत से भी लड़ते और वहाँ से भी इंतखाब में हिस्सा लेते। इसी तरह बिलावल को चाहिए था कि चतराल से भी करते, ताकि कौमी यकजहती का भी एक नमूना होता और लोगों को ये तासुर भी मिलता कि भाई वो किसी एक सूबे की जमातें नहीं है बल्कि कौमी जमातें हैं। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।